अमेरिकी सदर ट्रंप का अब असल चेहरा सामने आना शुरू हुआ है। वेनेजुएला के सदर मदुरो को उनके मुल्क से उठाया जाना, एक पूरा क्योस क्रिएट कर देना, अपने ही हलीफ जो है डेनमार्क और ग्रीनलैंड को धमकी देना कि फिर हम तो फिर ले लेंगे जो चीज़ हमें चाहिए होगी और जो मुल्क पे कब्ज़ा करना होगा तो वो तो हम कर लेंगे। और लगता ऐसे है कि इजराइल और यूएस का पूरा फोकस ये है कि यहाँ पे एक रजीम जो है चेंज हो और उस वक्त तक जो है पूरा क्राइसिस टर्माइल जो है यहाँ पे चलता रहेगा, थमेगा नहीं। ट्रंप तो ये केस भी बिल्ड नहीं कर रहे और कह रहे कि मुझे वेनेजुएला इसलिए चाहिए और क्योंकि मुझे वहाँ का तेल चाहिए। वेनेजुएला के ऊपर जो है रशिया और चाइना जो उसके करीबी हरीफ थे उन्होंने सख्त मजम्मती बयानात जारी किए हैं और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है कॉल किया है। ऐसे लगता है कि इजराइल और यूएस की पूरी इस गेम को इस पूरे खत्ते के अंदर जो है वो आगे लेके चल रहा है और पाकिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं। हम इसके ऊपर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। नैरेटिव्स विद आमिराना में खुश आमदीद। हमें आइडिया नहीं था कि दुनिया इतनी तेजी से तब्दील होगी और वापसी का सफर शुरू करेगी और अमेरिकी सदर ट्रंप का अब असल चेहरा सामने आना शुरू हुआ है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि या ये अमेरिका का असली चेहरा है, सदर ट्रंप का असली चेहरा है, ये मगरिब का असली चेहरा है क्या, और या ये पॉपुलिज्म की एक अपनी आखिरी और इंतहा की बिगड़ी हुई शक्ल है। और ये पॉपुलिज्म की अगर ये आखिरी और बिगड़ी हुई शक्ल है तो ये कितनी मिलती जुलती है उस पूरे मोनार्क और अथॉरिटेरियन और एग्रेसिव 19वीं सदी के स्टाइल से कॉलोनियल दौर की याद ताज़ा करती है। वेनेजुएला के सदर मदुरो को उनके मुल्क से उठाया जाना, एक पूरा क्योस क्रिएट कर देना और उससे अगले दिन जो है अपने ही हलीफ जो है डेनमार्क और ग्रीनलैंड को धमकी देना कि फिर हम तो फिर ले लेंगे जो चीज़ हमें चाहिए होगी और जो मुल्क पे कब्ज़ा करना होगा तो वो तो हम कर लेंगे। और फिर ये भी कि ईरान के अंदर जो इन्फ्लेशन के हवाले से प्रोटेस्ट जारी हैं, वहाँ पे ईरान को धमकी कि अगर इसको पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया तो फिर नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। ये हो क्या रहा है, पूरी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है और अगर ये अमेरिका की तरफ से ये होगा तो वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो कमज़ोर मुल्क और कमज़ोर कौमें जो है वो एक नए बहरान से दो चार होंगी। ये तो मगरिब का एक पहले से ही इम्तिहान था जब यूक्रेन और रशिया के अंदर जो है एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट चला। उसकी कोई भी वजूहात हो, रशिया का स्टैंस ठीक है गलत है, और हमने कभी भी पाकिस्तानी ऑफिशियली भी और मॉरली भी जो रशिया का जो पूरा एग्रेशन थी वो जस्टिफाई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर पूरे यूरोप ने और मगरिब ने पूरी कोशिश की सेंसिटाइज करने की कि शायद ये दुनिया का बहुत बड़ा बहरान है। लेकिन उसने जब गाज़ा के अंदर जो इजराइल की जारहियत शुरू हुई तो उसके ऊपर उसका स्टैंस ग्रेजुअली इवॉल्व होना शुरू हुआ और बड़ा कॉशंस के साथ इवॉल्व होना शुरू हुआ और अभी तक जो है तज़ब्ज़ुब की कैफियत है उसको लेके। बेशक के वहाँ पे गाज़ा का अमन प्लान जो है वो ट्रंप लेके आए हैं। ट्रंप की ये भी देखिए कि एक तरफ वो मुल्कों पे कब्ज़ा कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो अमन मंसूबे भी ला रहा है और वो चाहता भी है कि उसको नोबेल का अमन का प्राइज़ भी मिले। और फिर ईरान के हवाले से तो बड़ी पार्टिकुलर जो है वो सिचुएशन है और लगता ऐसे है कि इजराइल और यूएस का पूरा फोकस ये है कि यहाँ पे एक रजीम जो है चेंज हो और उस वक्त तक जो है पूरा क्राइसिस टर्माइल जो है यहाँ पे चलता रहेगा, थमेगा नहीं। और ईरान से जब मामला बढ़ता है तो ये फिर पूरा जो यमन के अंदर पिछले दिनों हुआ, यूएई का और सऊदी अरब का आपस में जो क्लैश शुरू हुआ और उससे पहले जो सूडान के अंदर पूरा एक तसादुम है, ये दुनिया जा किस तरफ रही है। और ये जो
ट्रंप जो अपनी मर्जी से किए जा रहा है, अमेरिका में उसके ऊपर तो बात तो जारी है, कुछ प्रोटेस्ट भी हैं उसके हक में और मुखालफत में दलाइल भी हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से ग्लोबल नॉर्म्स के और क्योंकि बिल्कुल मुताबिक है ही नहीं। और अभी तो ये हो गया हुआ था कि अब डिप्लोमेसी भी इतनी मुश्किल हो चुकी हुई थी कि किसी कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करना कि लेकिन अब ट्रंप ने उसके लिए वो भी तकल्लुफ़ जो है वो छोड़ दिया हुआ है। अगर आप मीडिया को फॉलो कर रहे हैं और ख़ास तौर के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं तो वो तो यूएस की बहुत सारी मिसालें आपके सामने पेश आ रहे और सब देख रहे होंगे कि जब इराक़ के ऊपर उन्होंने इन्वेड किया, अफ़गानिस्तान का तो केस एक अलग से केस था, अलकायदा के हमले 9/11, तो उसके लिए भी उन्होंने कांग्रेस से पूरी यूएन की रेजोल्यूशन, कंसेंसस और एक पूरा लीगल और एक पॉलिटिकल केस बिल्ड किया। लेकिन अब ट्रंप तो ये केस भी बिल्ड नहीं कर रहे और कह रहे कि मुझे वेनेजुएला इसलिए चाहिए और क्योंकि मुझे वहाँ का तेल चाहिए। तो वो तेल के लिए और ये पूरी जंग, वसाइल की ये जो जंग है उसके लिए कुछ भी ये करने को तैयार है। और ये भी ज़रूर देखिएगा कि जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें अमेरिका की इंटरवेंशन हो रही हैं, केस थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं कि वेनेजुएला उसके नेबरहुड में है, उसका एक पूरी हिस्ट्री 2018 से शुरू हुई है, उसको आप पस मंज़र में रखें तो ईरान का भी जो है वो पूरा ऑयल रिच जो है वो कंट्री है, रीजन है। फिर ये यमन से लेके सूडान तक ये पूरा माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से एक बड़े रिच रीजन्स हैं और यहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इमर्ज करना शुरू हो गया। चैलेंज असल में है क्या? ग्लोबल ऑर्डर के लिए तो चैलेंज ये है कि ये जो वापसी का, तारीख की वापसी का जो सफ़र है, ये हमें पीछे लेके, कितना पीछे लेके जाएगा और ट्रंप का जो इक़दामात हैं क्या उसको कोई रोकने वाला है या नहीं है? क्या ये ट्रंप की जो पॉलिसी है इसको अमरीकी खुद रोकेंगे, अमरीकी निज़ाम खुद रोकेगा या दुनिया इसको रोकेगी? फ़िलहाल तो दुनिया इस काबिल नहीं है कि अमेरिका के चैलेंज को कबूल कर सके और उसको रिस्पॉन्ड कर सके। वेनेजुएला के ऊपर जो है रशिया और चाइना जो उसके करीबी हरीफ थे उन्होंने सख्त मजम्मती बयानात जारी किए हैं और यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है कॉल किया है। आज वो हो रहा है, आज शाम को, जिस वक्त आप देख रहे होंगे तो इस वक्त वो चल रहा होगा। बड़े मजम्मती बयानात आएंगे, क्या इससे ज़्यादा होगा भी या नहीं होगा? फिर ये कि हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप का जो पूरे का पूरा साथ है और उसके इत्तेहादी हैं वो एक ख़ास तरह के इत्तेहादी हैं जो एग्रेसर हैं। ट्रंप की जो रशिया से मुतल्लिक और पुतिन से मुतल्लिक पॉलिसी पे बड़ी तनकीद होती थी पहले दौर में भी, हम पे भी, कि वो इंस्पायर्ड है पुतिन से क्योंकि वो आयरन मैन है और स्ट्रॉन्ग मैन है। और यही कि जब प्रेसिडेंट शी, चाइना के प्रेसिडेंट शी के साथ भी जो है वो बड़ा एक ट्रंप की स्टेटमेंट्स, प्रोटेक्शनिज्म की जंग जो है वो तो अपना उसका कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन वो उससे भी इंस्पायर्ड हैं और अमेरिका में इसके ऊपर भी बहुत लत्ते लिए जाते रहे हैं ट्रंप के और अभी भी लिए जाते रहे। लेकिन ये कि बीबी नेतन्याहू, इज़राइल का जो वज़ीर आज़म, वो भी उसका इत्तेहादी है, वो भी जो है नामज़द करने वाला है नोबेल प्राइज़ के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप को। और फिर ये कि यूएई भी है और जो ऐसे लगता है कि इज़राइल और यूएस की पूरी इस गेम को, इस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो आगे लेके चल रहा है। और पाकिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं? हम इसके ऊपर खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि हमारे अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हो गए हैं। यहाँ पे भी एक जो रियासत है, जो रजीम है, वो एक हार्ड स्टेट की बात कर रही है। तो जहाँ जहाँ पे इस किस्म के इत्तेहादी हैं, जहाँ पे हार्ड स्टेट, यूरोप के अंदर ओरबान और ये तमाम ये जो पस मंज़र है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं वो भी उसी तरह के माइंडसेट के हामिल हैं जिस किस्म का माइंडसेट उसका अपना माइंडसेट है। और मगरिब का एक चैलेंज ये भी है कि वो चीज़ों को अलग अलग देखने का आदी है। मसलन वेनेजुएला को वो पूरे अमेरिका की एक पूरे तनाजुर के अंदर देख रहे हैं, उसकी कशीदगी जो रही है उसको उसमें देख रहे हैं।
اور یوکرین کے مسئلے کو وہ بالکل ہٹ کے اس کو دیکھ رہے ہیں. اسرائیل اور غزہ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو قریب بھی نہیں آنے دیتے اور کمپیریزن بھی اس کو نہیں کرنے دیتے. ایران کا کیس تو اس سے بالکل مختلف ہے. یہ جو اپروچ ہے کہ آپ اس کو سیگمنٹس کے اندر دیکھتے ہیں، یہ ایک بڑی خطرناک اپروچ ہے. اس میں پھر آپ ایکسیپشنلزم آتی ہے. ایکسیپشنلزم یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ والا کیس تو اس کو علیحدہ رکھیں، اس کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں، یہ تو جو ہے ایک خاص ریفرنس کے اندر ایک کیس ہے، اس کا خاص کانٹیکسٹ ہے. لیکن ایک حوالہ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ سارے قصے جو ہیں یہ ایگریشن سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ریسورسز کے لیے، یہ زمین کے لیے، اپنی سیاسی طاقت کے لیے جڑے ہوئے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈورو کی جو پالیسی تھی ڈرگز کے حوالے سے اور تمام چیزیں، وہ ایک تو جسٹیفیکیشن تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ نہیں ہے. ایران کے کیس کے اندر بھی آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ جو ہے وہ ایک اپوزیشن بھی ہے، اس کی آواز کو سنا نہیں جاتا، اور وہ جہاں پہ وہ پوری آیت اللہ کی جو حکومت ہے اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہو سکتا ہے اور اس کو کرٹیسائز بھی اس کو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ایران کے اندر لوگ بھی کھڑے ہیں، لیکن اسے آپ صرف ایک پورا ہیومینٹیرین کانٹیکس کے اندر امینی کے کیس کے ساتھ اس کو کمپیریزن کر کے جوڑ کے دیکھیں گے تو یہ آپ کی ایکسیپشنلزم کی اپروچ ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے، خاص طور کے اوپر ان ممالک کے اندر جہاں پہ رائے عامہ آلریڈی آپ کے خلاف ہے. اور سب سے بڑا اس سے جو بحران جنم لیتا ہے وہ یہ کہ مغرب کی جو اپنی اخلاقی ساکھ ہے، قانونی ساکھ اور سیاسی ساکھ کے تو ظاہر ہے کہ اس ریئل پولیٹکس کے اندر جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اوقات نہیں ہے، لیکن ایک آپ کی مورل پوزیشن بھی تو ہے، اخلاقی پوزیشن بھی تو ہے. وہ اس وقت جو ہے مغرب اپنے اخلاقی مورل پوزیشن کے لوئسٹ جو ہے بار کے اوپر اس وقت کھڑا ہوا ہے. وہ یہ وہاں کا چیلنج ہے اور ہمارے چیلنجز وہی ہیں، خواہ پاکستان ہو، خواہ وہ ایران ہو یا بہت سارے دیگر مسلم ممالک ہوں. ہمارے ہاں جو ہے اخلاقیات کی تو بات ہی ابھی نہیں ہے، ابھی تو صرف اپنے اقتدار کو ایک کوہیژن جو ہے اقتدار کی، اشرافیہ کی، اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ایک پوری جدوجہد ہے. اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہی جو ہے ایک پوری قوم بنائے گی، یہی ہمیں جوڑ کے رکھے گی. اور یہ ہارڈ اسٹیٹس کے کانسیپٹ اور یہ سختیاں، لیکن یہ سختیاں جو ہے یہ ہمارا چیلنج ہے، اور کہ سپریشن ہمارا چیلنج ہے. مغرب کا چیلنج جو ہے وہ اس کا اخلاقی چیلنج ہے کہ اب یہ دنیا جس طریقے پہ جاری ہے اور اس کی خاموشی اور اس کی جو انٹرونشنز ہیں وہ بڑی سلیکٹیو قسم کی، وہ ایک بڑا ایک آنے والے دنوں میں خاص طور کے اوپر اے آئی کے دور میں ٹیکنالوجی کی جس طریقے سے پوری ایک نئی ڈومین جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے، یہ چیزیں بڑی خطرناک رجحان طرف جا رہی ہیں. اور دنیا ایسے لگ رہا ہے کہ دو پولز کے اندر دوبارہ سے تقسیم ہو گئی. اور سب سے اہم سوال، کیا یہ پاپولزم کی ایک اپنی ورسٹ فارم ہے؟ اگر یہ ورسٹ فارم ہے تو کیا اس کے بعد واپسی کا سفر ہوگا؟ واپسی کا سفر کس صورت کے اندر ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے اندر دوبارہ سے کوئی ایک پوری ایک سول رائٹس کی، ڈیموکریسی کی، رول آف لاء کی، ایک گلوبل رول آف لاء کی جو ہے پوری تحریک شروع ہو. پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں کچھ سکیلز کے اوپر امریکہ میں اسے ہٹ کے، تو یہ اب دنیا کے اندر ہم نے ذکر کیا چیلنج نہیں ہے، تو یہ امریکہ کی، مغرب کی اپنے اندر کی روح کی، اپنے ضمیر کی جنگ ہے. اگر یہ جنگ یہ ہارتا ہے تو یہ پھر انارکی کا جو پیریڈ ہے یہ بہت پرولونگ ہوگا، اور یہ امریکہ تک نہیں رہے گا، وینزویلا تک نہیں رہے گا، ایران تک محدود نہیں رہے گا، یہ بہت آگے جائے گا. اور یہ پوری کی پوری جو ذمہ داری ہوگی اس کی امریکہ اور مغرب کے اوپر ہوگی. اور ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر کہ صورتحال کیسے ایوالو ہوتی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ.